Assalamualaikum, it's me Uswatul Jannat and you are watching our YouTube channel Literary World। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ईव्स डायरी एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस देखते हैं इस स्टोरी में किसका करेक्टर किस तरह का था, ये चीज़ देखेंगे। अगर आपके पास कोई नोट्स है तो वो खोल कर बैठ जाएं, इससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। द स्टोरी इज़ रिटन इन सिंपल येट एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड एक्सोकेटिव लैंग्वेज, exemplifying the use of imagery to construct the visual world vividly and beautifully। ये कहानी जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी गई है और लेकिन बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर लैंग्वेज यूज़ की गई। आप जब इसको पढ़ेंगे आप फील करेंगे इसके अंदर इमेजरी यूज़ हो रही है। आप जब पढ़ेंगे आपको भी ऐसे फील होगा कि आप पैराडाइज में चले गए हैं, गार्डन ऑफ द एडन में चले गए हैं, एडम और ईव को देख रहे हैं, या फिर अर्थ पर जब वो पहुंच जाते हैं उन पर क्या क्या बीतती है, तो ऐसा लगता है कि आप विजुलाइजेशन कर रहे हैं, आप भी वहीं पहुंच गए हैं। इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की गई है। A reversal of the creation myth which places Adam at the center of the universe। Here it is Eve who is the principal experiment। ठीक है, एडम जो है वो सेंटर ऑफ द क्रिएशन है और ईव जो है वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनी है। शी इज़ intellectually, emotionally and intuitively superior to Adam who is neither curious nor knowledgeable for the world around him। स्टोरी के अंदर ऐसा दिखाया गया है कि ईव जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, उसके अंदर इमोशंस हैं, जबकि एडम के अंदर नॉलेज भी नहीं है और उसके अंदर इमोशंस भी बहुत कम हैं। Eve also has a natural affinity and connection with nature and animals। उसकी ना एक अट्रैक्शन है नेचर की तरफ और एनिमल्स की तरफ। This knowledge appears to escape Adam, which Eve views as his defect। वो नॉलेज हासिल ही नहीं करना चाहता और उसके पास इतना नॉलेज भी नहीं है और ऐसा लगता है ये एडम का ना डिफेक्ट है। This is a comic feminist reversal of the story of the creation, which view Eve as a defective, lacking one, owing to the absence of the perceive in her body। She is curious, interested, and full of childlike innocency and wonder, excited about the smallest thing, earning only indifferent from Adam। एडम को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, जबकि वो जो थी वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, इंटरेस्टेड थी, चाइल्ड लाइक इनोसेंसी थी उसके अंदर। वो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी। गार्डन ऑफ एडन के अंदर जब कोई न्यू क्रिएशन होती थी वो फ़ौरन उसे जान लेती थी और उसका नाम रखती थी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसकी उनके साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी। एडम हैज़ approach to the world and has no curiosity to speak of, his interest limited to the things that he deems as useful and practical। उसका इंटरेस्ट, एडम का इंटरेस्ट उन चीज़ों की तरफ था जो कि उसे लगता था कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वो वर्ल्ड की तरफ, नेचर की तरफ बिल्कुल क्यूरियस नहीं था। Unlike Eve, he is also not sensitive to emotions and does not appear to have a sense of empathy, both of which are very developed in Eve। ना ही वो सेंसिटिव था ईव की तरह, इमोशंस उस पर जो है वो असर नहीं करता था, ना ही किसी चीज़ के लिए एम्पैथी थी। हालांकि ईव की नेचर बिल्कुल ऐसी थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस भी थे और एम्पैथी भी हर चीज़ के बारे में रखती थी। शी ऑल्सो हैज़ अ साइंटिफिक टेम्परामेंट दैट थ्राइव्स ऑन टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। वो हर चीज़ के बारे में लॉजिक ढूंढती थी, उसका टेम्परामेंट साइंटिफिक था। अनदर कैरेक्टरिस्टिक दैट एडम्स लैक, जो कि एडम के अंदर बिल्कुल भी ये एबिलिटी नहीं थी। While he adopts a condescending attitude towards her in the very small excerpt in his diary, the overall story definitely portrays Eve as the one who is intellectually, morally and emotionally superior to Adam। पूरी कहानी में इस तरह दिखाया गया है कि जैसे ईव जो है वो एडम से ज़्यादा सुपीरियर है, इंटेलेक्चुअली भी, मोरली भी और इमोशनली भी बिल्कुल अपोजिट एडम के। It is interesting to note there is barely any mention of God and the fall throughout the story। God को कहीं mention नहीं किया गया ओवर स्टोरी में, ये जब वो ज़मीन पर आते हैं तब भी। The former featuring only once as the giver while the latter is only mentioned in the subsection title after the fall। स्टोरी मतलब इस तरह डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में। सेकंड जो है वो आफ्टर द फॉल और तीसरा जो पोर्शन है वो है आफ्टर द 40 years। Moreover, her action of eating apple and her insatiable curiosity and drive for knowledge both foreshadow the climatic act of her consuming forbidden fruit।
लीडिंग टू द फॉल। हालांकि उनको मना किया गया था, वार्न किया गया था कि उन्होंने फॉरबिडन ट्री से एप्पल नहीं खाना, उसके बावजूद भी ईव जो है वो खा लेती है। तो ये भी उसके एटीट्यूड को शो करता है, वो किस तरह के एटीट्यूड रखती थी। However, her portrayal in his story takes a different position than most conventional accounts of the fall by explaining her action not as the consequences of lust, greed and lack of self-restraint but of the curiosity. अच्छा, उसका एक्शन जो है वो लस्ट की वजह से नहीं था, ग्रीड की वजह से नहीं था, उसका एक्शन जो है ना वो क्यूरोसिटी की वजह से, कि अगर फॉर एग्जांपल वो ये फॉरबिडन ट्री से एप्पल खा लेगी तो क्या होगा। तो ये भी उसकी क्यूरोसिटी ऑफ द नॉलेज की वजह से उसका ये एक्शन डन हुआ था। द फैक्ट दैट शी ऑल्सो आइडेंटिफाइज हर सेल्फ थ्रू साइंटिफिक जर्गन द एक्सपेरिमेंट, वो अपने आप को एक एक्सपेरिमेंट समझती है और नेचर की हर चीज़ की बनी हुई चीज़ों को देखती है, वहाँ से नॉलेज हासिल करती है। The story also explores the idea of self-discovery and self-exploration through Eve gaining new information about her own emotions, reactions and nature with every passing day. वो जो चीज़ भी न्यू बनती है उनके बारे में देखती है, इसको सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी बोलते हैं, सेल्फ डिस्कवरी भी बोलती है। वो न्यू चीज़ें डिस्कवर करती है, वो अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। The love between her and him is not rational but founded upon the natural mutual attraction between the sexes. उनके दरमियान जो मोहब्बत है वो रेशनल नहीं है, वो लॉजिकल नहीं है, वो इस बात पे बिलीव करती है कि मोहब्बत जो है वो लॉजिक्स को नहीं ढूंढता, वो रेशनल नहीं होता, बल्कि वो इससे मोहब्बत करती है क्योंकि अपोजिट सेक्स से ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन होती है। The strength and passion of her love seems to overpower Adam's offer enough. The final entry is unbelieving, moving in its beauty and emotional depth. अब फाइनल सीन की तरफ जा रहे हैं, एज वेल एज इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ द वुमेन्स लव दैट प्रेज एंड लॉन्ग्स फॉर इंटरनल टुगेदरनेस एंड companionship but would rather sacrifice herself first than live in a world without her partner. वो ये चाहती है कि हम दोनों की डेथ जो है वो इकट्ठे होनी चाहिए ताकि हम मर भी जाएं और दुनिया की तारीख में ये रकम हो जाए कि औरत और मोहब्बत जो है एक दूसरे की मोहब्बत में इतना ज़्यादा गर्क थे, इतने ज़्यादा डूबे हुए थे कि उनकी डेथ भी एक साथ ही हुई। लेकिन जब उसे ये रियलाइज़ होती है कि एक को पहले मरना है और एक को बाद में मरना है, तो वो अपने आप को पहले चूज़ करती है, अपने आप को पहले सेक्रीफाइस करना पसंद करती है। वो कहती है मेरी लाइफ का कोई पर्पज़ ही नहीं रह जाएगा जब एडम की डेथ हो जाएगी, तो मैं पहले मरना पसंद करूँगी कि मैं बहुत वीक हूँ, एडम स्ट्रॉन्ग है, मैं अगर वो मर गया तो मेरी ज़िंदगी कोई जवाब बाकी भी नहीं रहेगा, तो मेरी डेथ जो है उसके मरने से पहले हो जाए। और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ओके, द एपिटाफ ऑन ईव्स ग्रेव रिटन बाय एडम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन ब्रेविटी एंड ब्यूटी, मार्क्स ट्वेन शोइंग हिज मास्टरी ओवर द इवोकेटिव इंटेंसिटी ऑफ लैंग्वेज थ्रू जस्ट द यूज़ ऑफ 6 सिंपल वर्ड्स। उसके जो कुतबे पर लिखा जाता है, कुतबे पर वो क्या लिखा गया था, वेयर सो एवर शी वॉज देयर वॉज एडम। तो उसने इतने प्यारे वर्ड्स लिखे हैं राइटर ने, मार्क ट्वेन ने, कि जहाँ भी ईव चली जाए वो जगह जो है वो एडन बन जाएगी, वो जगह जो है वो पैराडाइज बन जाएगी। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज ईव के लिए इस्तेमाल किए गए, सिम्बोलाइजिंग दैट इट इज़ शी हु विद हर प्योरिटी, ये वो थी जो वो थी, वो खालिस थी, वो प्योर थी। ये जो अल्फाज थे उसकी इनोसेंसी को शो करते थे, उसकी परफेक्शन को, मेड एडन व्हाट इट वाज, और मतलब एडन जो है बनाई ही उसके लिए गई थी। तो ये उसका एनालिसिस है। आई होप आप लोगों को इसका एनालिसिस समझ आ गया होगा। स्टे ट्यून्ड, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।